यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस भी कल से डलेंगी, जो क्लासेस नहीं डल रही थी। ठीक है, बहुत ही कम चैप्टर वहां पे रिमेनिंग है, फटाफट उसको भी इस हफ्ते में खत्म करेंगे। चलिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बहुत सारे हमने क्वेश्चन देखे। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक दो इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच का क्वेश्चन ना हो तो एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और आज का जो चैप्टर होगा वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे याद है किसी बच्चे ने बोला था कैपिटल बजटिंग कराने के लिए। देखो, कैपिटल बजटिंग कराने के लिए ना एक चीज बहुत ही जरूरी है, और वो कि उसकी बेस या फाउंडेशन आपको क्लियर हो, है ना। कैपिटल बजटिंग बच्चों को मुश्किल लगता क्यों है? क्योंकि उससे पहले जो चीजें पता होनी चाहिए ना, वो बच्चों को क्लियर नहीं होता। तो कैपिटल बजटिंग के लिए बस मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूँ। एक बार मुझे लगेगा कि अब कैपिटल बजटिंग देना चाहिए, बहुत जल्दी मैं कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करूंगा। डोंट वरी, उसको पोस्टपोन नहीं करेंगे, अर्ली स्टेज पे करेंगे कि जो बच्चे को दिक्कत है, जो रिपीट देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बढ़िया हो जाए। और छोटे मोटे जितने भी चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजन हो गया, डेटा मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, सब अंत में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो थोड़ा सा बस सब्र रखो। थोड़ा मैं आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ अपने हिसाब से। ठीक, क्योंकि मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ मुझे अपनी सीक्वेंसिंग पता है, क्या क्या पढ़ाने के बाद कौन सी चीज कौन से चैप्टर में यूज करूंगा, क्या बोलूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करो, फिर कैपिटल बजटिंग बहुत ही आसान लगने वाला है। ठीक, चलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर कवरेज की बात करूं तो थोड़ा बेसिक देखेंगे, करेक्ट। फिर देखेंगे स्पेसिफिक कॉस्ट के बारे में। फिर देखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। यही है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या कवर होगा? एक तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। ठीक, ये पढ़ने के बाद रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और एक और चीज आती है इसमें, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो पोर्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन कहाँ से आता है? यहाँ से। ठीक, बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आपको स्पेसिफिक कॉस्ट की कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए। तो ये क्या है? ये है आपकी बेसिक। इसके बिना ये संभव नहीं है। तो बेसिक भी अच्छे से पढ़ना। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। ठीक, किसी बच्चे ने कल की वीडियो पे कमेंट किया था कि सर जो इजी क्वेश्चन है उनको स्किप कर दो आप, मुश्किल मुश्किल जो हार्ड क्वेश्चन है वही करा दो, इससे हमारा टाइम बचेगा। बट प्रॉब्लम ये है, ये वीडियो जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, उनमें से मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं वो पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आता, या फिर उस तरीके से समझ में नहीं आ पा रहा है
जिससे याद रहे चीजों को। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक पढ़ाना बेहद ही जरूरी है। ठीक, जिस बच्चे को बेसिक में क्लियरिटी नहीं है वो बच्चे एडवांस में भी स्ट्रगल करेंगे, इसीलिए मुझे बेसिक वे में पढ़ाना पड़ता है। ठीक, मैं कोर्स को एकदम टाइमली कंप्लीट कर दूंगा, डोंट वरी, लेकिन जो रिदम है वो बेसिक टू एडवांस ले जाना जरूरी है उन बच्चों के लिए जो चीजों को आराम आराम से समझते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक, अब ए लिमिटेड कंपनी जो है, इसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? किसी भी फॉर्म का, किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करेगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मतलब है कंपनी की मार्केट प्राइस बढ़े तभी तो इन्वेस्टर का वेल्थ बढ़ेगा, शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो। ठीक, इसके लिए ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी आइडेंटिफाई करेगी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। करेक्ट, पैसा कहाँ लगाना है? जहां पे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हो, तो आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। करेक्ट, जहां से प्रॉफिट कमाया जा सके वैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगी और फिर इन्वेस्ट करेगी। कौन सा पैसा? बताओ, इन्वेस्टमेंट करना हो किसी कंपनी को, लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो लॉन्ग टर्म सोर्स से ले आया हुआ पैसा इन्वेस्ट करेगी। पढ़ाया आपको। ठीक, इन्वेस्ट प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। और ये आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्ट करना, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग ट्रेडिशनल नाम है, फाइनेंस का नाम है इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कहाँ पे इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट करे या ना करे, और अगर कर रहे हैं तो जितने अल्टरनेटिव अवेलेबल है उनमें से कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव होने वाली है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग में। अब देखो, ये जो कंपनी है जो आगे इन्वेस्ट कर रही है वो कहीं से पैसा तो लेके आएगी। ठीक, मैं लिख दू सोर्स ऑफ फंड, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। करेक्ट, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड से पैसा लेके आएगी। ठीक, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जनरेट होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। और जो ये फंड हम लेके आते हैं उस पर कॉस्ट इनकर्ड होता है। किसी से लोन लेके आए उसके बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना पड़ता है? प्रीफरेंस डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर का भी एक्सपेक्टेशन होता है कंपनी से, क्या? अगर डिविडेंड के रूप में है तो डिविडेंड के रूप में, नहीं है तो उनका शेयर ग्रो हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर का भी कॉस्ट होता है कि नहीं? तो यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, आगे जो पैसा लगाए कमा रहे हैं उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पीछे से जो पैसा लेके आए हैं, सोर्स ऑफ फंड, कैपिटल जो लेके आए, उस पे जो हमें पे करना पड़ रहा है या जितना पे करना है वो है क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये हमेशा ज्यादा हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तभी तो जो ये एक्स्ट्रा रिटर्न है ना, एक्स्ट्रा रिटर्न, ये वैल्यू जनरेट करते हैं कंपनी में। ठीक, पीछे से पैसा लेके आए 10% के रेट पे, आगे इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं 15% के रेट पे। ठीक, तो 10% अगर हटा भी दिया जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 5% जो एक्स्ट्रा रिटर्न है ना, ये कंपनी में वैल्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया? अब देखो, ये जो हमें रिटर्न कितना कमाना है
किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से, इसके लिए बेहद जरूरी है ये पता होना कि जो पीछे से पैसा लेके आएंगे उसका कॉस्ट कितना है। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि कम से कम उतना तो रिटर्न कमाएंगे ना जितना से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अपना। रिटर्न तो उससे ज्यादा कमाना है, पर जितना कॉस्ट है मिनिमम रिटर्न उतना होना चाहिए कि नहीं। अगर उससे कम कर रहे हैं तो वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है, वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा नहीं, कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा। करेक्ट। तो इसलिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना जरूरी है। ठीक है, याद रहेगा आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों हमें पता होना चाहिए? क्योंकि हम पैसा आगे लगाएंगे तो मिनिमम कितना रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए, हमें मिनिमम कितना रिटर्न कमाना चाहिए, ये पता करने के लिए ये पता होना जरूरी है कि जो पैसे लेके आए उसका कॉस्ट कितना है। हमेशा उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे तभी इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे वहां पे। ठीक। अब ये जो सोर्स ऑफ फंड है, सोर्स ऑफ फंड, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, ये हो सकता है डेट कैपिटल, जैसे कि बैंक लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन लेके आ गए जिसको टर्म लोन बोलते हैं, जैसे कि कंपनियां डिवेंचर इश्यू करके पैसा लेके आती है, जैसे कि बॉन्ड हो गया। बॉन्ड का ही टाइप है डिवेंचर, क्या डिफरेंस है थ्योरी लेक्चर में टाइप ऑफ फाइनेंसिंग में देखेंगे। ठीक है। या फिर ऑनर्स कैपिटल होते हैं। ऑनर्स में एक तो होता है मेन ऑनर जिसको इक्विटी कैपिटल बोलते हैं उनके पैसे को। करेक्ट। और एक होता है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। जो इक्विटी वाले हैं इनके दो टाइप के पैसे होते हैं कंपनी के पास। एक तो वो शेयर कैपिटल जो ये लेके आए हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है इक्विटी में। दूसरा, ईयर आफ्टर ईयर कंपनी जो कमाती है, कई बार डिविडेंड ना बांट के पैसा रखी रहती है जिसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं, वो किसका पैसा है? वो भी तो इक्विटी का पैसा है। तो रिटेन अर्निंग भी, कंपनी में इक्विटी का दो पैसा लगा है, एक तो शेयर कैपिटल में और दूसरा रिटेन अर्निंग भी उनका है। ठीक। प्रीफरेंस का लगा हो सकता है लॉन्ग टर्म सोर्स से आया हुआ पैसा, या फिर डेट का हो सकता है, यही हो सकता है। समझ रहे हो? ठीक। तो एक तो पढ़ेंगे इंडिविजुअल इनका कॉस्ट, कि प्रेफरेंस लाया उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, अपने को डेट से लेकर उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है। ठीक, इक्विटी का कॉस्ट कितना है। और एक पढ़ेंगे वेटेड एवरेज, कि ये सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एवरेज कॉस्ट कितना है, क्योंकि हम तो कमा रहे हैं पूरा इन्वेस्ट करके, तीनों कैपिटल तीनों सोर्स से आ रहा है उसको, और एक रिटर्न हमें पता है टोटल कैपिटल पे कितना रिटर्न कमाए। तो टोटल कैपिटल पे एक कॉस्ट निकालना, एवरेज कॉस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो कितना है ये हमें पता होना जरूरी है। ठीक। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डेफिनेशन होता है इट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक। ये जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस वाले हैं ना, जिनका पैसा है, उनको कितना रिटर्न चाहिए, वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना हमें पे करना पड़ेगा, यही है। या फिर दूसरा डेफिनेशन ऐसा भी लिखा होता है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला कि जितना पे हमारा कॉस्ट है कैपिटल का उससे ज्यादा अगर कमा रहे हैं तो वैल्यू जनरेट करेगी, जितना हम कॉस्ट का कैपिटल लेके आए उससे कम कमा रहे हैं तो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि शेयर प्राइस गिरेगा। और जितना कॉस्ट लेके आए हैं उतना ही हम इन्वेस्ट करके कमाएंगे तो शेयर प्राइस मेंटेन रहेगा, वैल्यू मेंटेन रहेगा। ठीक। तो इसका दूसरा डेफिनेशन है इट इज रेट ऑफ रिटर्न या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू मेंटेन शेयर प्राइस। ये बुक का डेफिनेशन नहीं है आपके, पर बहुत सारे ऑथर की बुक में आपको ऐसा भी दिख सकता है, रिक्वायर्ड
टू मेंटेन शेयर प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब अपने इन्वेस्टमेंट पे मिनिमम जो उतना रिटर्न कि शेयर प्राइस मेंटेन रहे, वो जो रिटर्न है ना उतना ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ये रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। ठीक, क्योंकि आप याद करो जितना कॉस्ट होगा उतना ही रिटर्न कमाएंगे तो शेयर प्राइस मेंटेन रहेगा। तो उस डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं कि ये मिनिमम रिटर्न जितने पे शेयर प्राइस मेंटेन है वही कॉस्ट होगा, तभी तो शेयर प्राइस मेंटेन है। ठीक चलो, इतना समझ में आया आपको। अब आते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट के ऊपर, जो सेकेंड टॉपिक है अपना। यानी कि इसमें हम देखेंगे अगर प्रीफरेंस है तो उसका कॉस्ट कितना, डेट से है तो उसका कॉस्ट कितना, डेट में तो लोन भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है, उनका कॉस्ट कितना। ठीक, स्पेसिफिक एक एक जो फाइनेंस है एक एक सोर्स से आया हुआ उसका कॉस्ट देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डेट कैपिटल से। देखो कैपिटल कितना हो सकता है, डेट कैपिटल हो सकता है या प्रीफरेंस हो सकता है या इक्विटी, इक्विटी में शेयर कैपिटल हो सकता है या रिटेन अर्निंग। मोटा मोटी चार टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, डेट। डेट में सारे टाइप के डेट आते हैं। ठीक, तो पहला डेट कैपिटल। ठीक, चलो डेट कैपिटल का एक क्या फीचर है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन डेट कैन बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो इंटरेस्ट हम डेट पे करते हैं ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस बुक कर सकते हैं, और एक्सपेंस बुक होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, पीएल में जाएगा तो टैक्स सेविंग करेगा। ठीक, टैक्स सेविंग कैसे करेगा, इट मींस इट सेव्स टैक्स, टैक्स सेविंग बेनिफिट होती है। देखो पीएल में खर्चे बुक करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगी उतने से, तो टैक्स भी कम लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो कम आएगा ना इसकी वजह से। ठीक, आपको याद होगा पीबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाते हैं तो पीबीटी आता है, इस पे टैक्स लगता है। टैक्स किस पे लगता है, ये पीबीटी पे, इंटरेस्ट घटने के बाद। तो इंटरेस्ट घटने के बाद पीबीटी कम हो गया तो कम अमाउंट पे टैक्स लगा, तो टैक्स कम पे करना पड़ा अपने को। ठीक, तो यही मैं बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट क्या है, पीएल में चार्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें टैक्स सेविंग हो जाती है। करेक्ट, मोस्ट ऑफ द डेट, या फिर ऐसे लिख दो, इन रियल लाइफ डेट कैपिटल comes with maturity period। रियल लाइफ में हमेशा जहां डेट कैपिटल होता है वहां मैच्योरिटी पीरियड होता है। एग्जाम में तो देखो जो डेट कैपिटल दे सकता है वो इरिडीमेबल भी दे सकता है। यानी कि डेट कैपिटल लिया, मान लो डिबेंचर है इरिडीमेबल, डिबेंचर से पैसा लेके आए, इंटरेस्ट तो देंगे पर रिडीमेबल नहीं है, हमेशा के लिए वो डिबेंचर का पैसा अपने पास आया है। ठीक, कोई भी रिडीम्शन पीरियड नहीं है, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लॉ में भी आप पढ़ोगे एक रिडीम्शन पीरियड होती है, पर ये फाइनेंस है, यहाँ लॉ का लॉजिक मत लगाना, जो क्वेश्चन दे उसको हमें सोल्व करना है। रियल लाइफ में डेट कैपिटल होता है तो एक रिडीम्शन पीरियड होती है, एक सर्टेन टाइम बाद हमें वो डेट पे करना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो डेट दो टाइप के हो सकते हैं, एक इरिडीमेबल, एक होते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिसमें लाइफ होगा, आफ्टर सम इयर्स वी हैव टू पे द डेट। ठीक, हमें डेट को पे करना पड़ेगा आफ्टर सम इयर्स। यहाँ पे फॉर सर्टेन पीरियड, कुछ सालों के लिए हमने ले रखा है, ये परपेटी, परपेचुअल डेट। यानी कि
हमेशा के लिए है, ठीक। सबसे पहले अगर इरिडीमेबल डेट है, यानी कि लाइफ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, लाइफ नहीं है का मतलब मानेंगे इरिडीमेबल डेट है, तब कैसे निकालेंगे? ठीक। तो दो सिचुएशन दे सकता है, एक तो ओनली इंटरेस्ट रेट गिवन, सिर्फ इंटरेस्ट रेट दिया हो, जैसे कि 10% डिवेंचर, पहले आप लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, फिर एग्जांपल लिखते हैं। उसका होगा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, इसको क्या बोलेंगे? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। चलो एक्सप्लेनेशन में लिख दूंगा, कोई नहीं। ये होगा इंटरेस्ट रेट 1 - टी, ये क्या है? इंटरेस्ट रेट होगा, और ये क्या है? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। टी क्या होगा? टैक्स रेट। समझ में आया क्या? टी क्या होगा? टैक्स रेट। एग्जाम्पल के रूप में लो, क्वेश्चन में लिखा है 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, कैपिटल है 10 लाख, और टैक्स रेट है 30%। बताइए, ये 10% जो डिबेंचर के आगे लगा होता है, ये इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। डिबेंचर का कुछ ना बोले तो फेस वैल्यू 100 माना जाएगा, करेक्ट। अब देखो, कह रहा है 10% डिबेंचर से पैसा लेके आएंगे, 10 लाख रुपया लेके आएंगे, बताया ही नहीं डिबेंचर कितने साल में रिडीम करना है, तो आप क्या मानोगे? इरिडीमेबल, क्योंकि रिडीमेबल के लिए तो लाइफ देना जरूरी है, लाइफ दे ही ना तो मानेंगे इरिडीमेबल। उस केस में कैसे निकलेगा कॉस्ट ऑफ डेट? केडीटी बताओ। इंटरेस्ट रेट 1 - टी, 10% है इंटरेस्ट रेट, 1 - टैक्स रेट कितना है? 30%, 7%। ठीक। क्यों कर रहे हैं 1 - टी? क्योंकि देखो, आफ्टर टैक्स लेने का एक ही लॉजिक है, जब ये खर्चा डलता है ना, भले ही आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, देखो इंटरेस्ट पे कर रहे हो 10 रुपीज का, करेक्ट। 10 रुपीज का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो डिबेंचर पे, पर ये 10 रुपीज एज एक्सपेंस डालोगे आप पीएल में, ठीक है। तो पीएल में एक्सपेंस डालोगे तो 10 रुपीज से प्रॉफिट घट जाएगा, और 30% टैक्स रेट लगाओगे तो यानी कि 10 रुपीज से जो प्रॉफिट कम हो गया, उसकी वजह से 3 रुपीज का टैक्स कम आएगा। टैक्स कम पे करना है, यानी कि 10 रुपया पे तो कर रहा है डिबेंचर को, पर उसकी वजह से 3 रुपया टैक्स सेविंग हो जा रही है। तो नेट में हम कितना पे कर रहे हैं? 7 रुपीज, यही नहीं है? 7%। आफ्टर टैक्स करने का एक ही लॉजिक है, डेट के केस में हमेशा आफ्टर टैक्स करते हैं कॉस्ट को, क्योंकि वो डेट हमें टैक्स सेविंग करता है, टैक्स बेनिफिट देता है। सेकेंड केस है, इफ प्राइस इज गिवन। जनरली इंटरेस्ट रेट लोन के केस में देगा, लोन के केस में कोई प्राइस थोड़ी ना होता है, इंटरेस्ट रेट होगा, पर प्राइस कई बार दे देगा, जैसे डिवेंचर आया, बॉन्ड आया, तो इनके केस में ये ट्रेडिंग होते हैं, इनके प्राइस भी देगा, ठीक। ऐसा नहीं बोलूंगा कि डिबेंचर हो तो प्राइस नहीं देगा, डिबेंचर हो तो हमेशा प्राइस देगा ही देगा। देखो मैंने एग्जांपल में लिया, डिबेंचर प्राइस नहीं दिया, सिंपल सा लॉजिक है, ये तो कहने का एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया मैंने कि डिबेंचर बॉन्ड वगैरह के केस में प्राइस देगा, लोन उनके केस में प्राइस नहीं देगा, पर ये लॉजिक मत लगाओ। आप इतना याद कर लो कि अगर प्राइस नहीं दिया है तो क्या करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट रेट दिया है, और इरिडीमेबल है तो इंटरेस्ट रेट आफ्टर टैक्स। तब फॉर्मूला बनता है केडीटी का, इंटरेस्ट 1 - टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, ये ना हो तो प्राइस ले लेंगे, इंटू 100।
अब देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मैंने लिखा है ना, ये अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट। एनपी का मतलब नेट प्रोसीड, ये होता है इश्यू प्राइस माइनस इश्यू कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को ही इश्यू कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इश्यू प्राइस अगर ना दे तो इसको क्या ले सकते हैं, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को ही P0 कह रहा हूं मैं, ठीक। प्राइस एट जीरो का मतलब जीरो मीन्स टाइम लाइन है, आज के डेट में P0, ठीक। चलिए, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हो तो इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटाते हैं तो नेट प्रोसीड आता है, ठीक। मान लो डिबेंचर का इंफॉर्मेशन है, प्राइस दिया है, इश्यू प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस दिया है, यानी कि हो सकता है डिबेंचर पहले इश्यू हुआ हो, आज कॉस्ट निकाल रहे हैं तो आज का मार्केट प्राइस देगा, ठीक। सेकेंड है, अगर रिडीमेबल आया तो, करेक्ट। सेकेंड है अगर रिडीमेबल आया तो। अच्छा, इस पे क्वेश्चन देख लो, अभी हमने जो पढ़ा कह रहा है 5 years अगो सोना लिमिटेड इश्यू 12% ई रिडीमेबल डिवेंचर, करेक्ट। 12% क्या है, ई रिडीमेबल डिवेंचर है। एट दिस मच 3% प्रीमियम, ऑब्वियसली 100 का डिवेंचर था फेस वैल्यू और इश्यू किया था, इश्यू प्राइस था 103, तो 3% प्रीमियम पे। करेंट मार्केट प्राइस है 94, कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स 35%। कैलकुलेट करेंट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। अब जरा देखना, हम यहाँ पे खड़े हैं, करेक्ट। आज का मार्केट प्राइस कितना दिया है, P0 94, और 5 साल पहले 5 years अगो, 5 years अगो 5 साल पहले की कहानी बता रहा है, उस समय इश्यू किया था 103 पे, करेक्ट। कह रहा है करेंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, यानी कि आज के डेट में हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकाल रहे हैं, करेक्ट। प्राइस दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट 1 - T डिवाइड बाई नेट प्रोसीड, या फिर P0 अगर नेट प्रोसीड फ्लोटेशन कॉस्ट होगा तभी नेट प्रोसीड निकलेगा, नहीं होगा तो प्राइस ले लेंगे इनटू 100। इंटरेस्ट बताइए, ये इंटरेस्ट अमाउंट 12% हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है तो 12 रुपीज आएगा, ठीक। 1 माइनस टैक्स, टैक्स बताओ कितना है, टैक्स है 35%, तो 0.35 कर दूं, डिवाइड बाई आज निकाल रहे हैं ना तो आज का प्राइस लेना पड़ेगा आपको, ठीक। जब हम इश्यू करते हैं और उसी दिन निकालते हैं तो उस समय का प्राइस लेते हैं। कई बार हम इश्यू कर चुके होते हैं, बीच में डिबेंचर का कॉस्ट निकालते हैं, तो उस समय जो प्राइस चलता है उस अनुसार हमें निकालना चाहिए, करेक्ट। 94 इंटू 100, जरा बताओ, ये आ रहा है, राउंड ऑफ कर देना 8.30, ठीक है। समझ में आया क्या। कई बार हम जब इश्यू करते हैं तब भी डिबेंचर का कॉस्ट निकालते हैं, कई बार कुछ साल बाद निकालते हैं, जब निकाल रहे हैं उस समय का प्राइस लेंगे। अगर करेंट कॉस्ट निकालना हो कि आज के डेट में डिबेंचर इश्यू करा जाए तो क्या कॉस्ट का पड़ेगा, तो उस केस में ये प्राइस लेना है, क्योंकि आज के डेट में डिबेंचर इश्यू करोगे तो 94 के रेट पे इश्यू होगा, क्योंकि 94 ही प्राइस चल रहे हैं, ठीक। आओ जरा, इरिडीमेबल डिबेंचर, इसको निकालने के दो मेथड है। एक मेथड को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू बताता है, एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बताता, अप्रोक्स लगभग, तो अप्रोक्सीमेशन मेथड। दूसरा एल्ड टिल मैच्योरिटी, इसी को शॉर्टकट में YTM बोल सकते हैं क्या, देखिए एल्ड का Y, टी का T एंड मैच्योरिटी का M, YTM मेथड, ठीक। पहले ये पढ़ते हैं,
ठीक है। अब देखो, रिडीमेबल डिवेंचर में हमेशा लाइफ देगा, लाइफ को मैं एन से डिनोट करता हूं ठीक, हमेशा लाइफ देगा, कितने साल के लिए इशू किया है। तभी तो फर्क क्या है रिडीमेबल इरिडीमेबल में, एक में लाइफ के बारे में देगा ही नहीं, दूसरे में लाइफ के बारे में देगा। ठीक, लाइफ के बारे में दिया तो वो क्या है, रिडीमेबल डिवेंचर है। अप्रोक्सीमेशन मेथड कहता है कि केडीटी अगर अपन को निकालना हो तो इंटरेस्ट 1 - t प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई n इंटू 100, ये पहले कर लो नीचे, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2 इंटू 100, करेक्ट। दूसरा इसका फॉर्मूला है एक, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स करेंगे, रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइड बाई n, नहीं, इसको इंटरेस्ट यहां पे लिखो, चलो। इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या फर्क है, यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स कर रहे हैं, यहाँ टोटल जो ये आएगा ना, ये इसको आफ्टर टैक्स कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, टैक्स बेनिफिट ओनली ऑन इंटरेस्ट। अगर बोले कि सिर्फ इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट है, ठीक, ये देखो जरा यहां पे देखना, वेयर आई इज इक्वल टू, ये तो इंटरेस्ट है इस फॉर्मूले में, टी क्या है, टैक्स रेट, ये क्या है, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। देखना जरा, मान लो 100 रुपए का डिबेंचर था, करेक्ट, आज डिस्काउंट पे 94 में हमने इशू किया, ठीक है एंड जब रिडीम्ड हो रहा है तो 10% प्रीमियम में रिडीम्ड करना पड़ रहा है, या फिर डिस्काउंट में मत बोलो, अब डिस्काउंट में इश्यू नहीं होते, फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के, 100 रुपए का डिबेंचर है, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह घटा के 94 का पड़ा हमें, ठीक, 94 रुपीज नेट प्रोसीड अपने पास आएगा। एंड जब हम रिडीम्ड करेंगे तो 10% प्रीमियम में रिडीम करेंगे 1 से 10 में। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, 110 माइनस 94, ये पता है क्या है, 6 रुपया जो स्टार्टिंग में डिस्काउंट और कमीशन वगैरह का खर्चा है कट के आया था, वो बताता है, एंड 10 रुपीज जो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन है वो बताता है, ठीक है। यानी कि ये जो है शो करता है डिस्काउंट ऑन इश्यू एंड प्रीमियम ऑन रिडीम्शन, डिस्काउंट ऑन इश्यू एंड प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर। अब देखो, प्रीमियम और डिस्काउंट, इश्यू में डिस्काउंट हुआ वो भी हमारा नुकसान, प्रीमियम में रिडीम्ड कर रहे हैं वो भी हमारा नुकसान। अगर इस लॉस को भी, ये जो हमारा है डिस्काउंट ऑन इश्यू एंड प्रीमियम और रिडीम्शन, इसको भी पीएल में डाल सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं, एंड वहां पे पीएल में राइट ऑफ अगर कर सकते तो उस पर भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। फिर ये फॉर्मूला लगाना है, एंड इसको नहीं कर सकते, सिर्फ इंटरेस्ट को पीएल में डाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाना है। यानी कि ये कब लगाएंगे, व्हेन टैक्स बेनिफिट इज प्रोवाइडेड ऑन इंटरेस्ट एज वेल एज, जब इंटरेस्ट पे भी टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, साथ ही में प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे भी टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, ठीक। प्रीमियम ऑन रिडीम्शन एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन में कुछ ना बोले, हमेशा ये फॉर्मूला लगा देना है आपको,
करेक्ट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आज डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, फेस वैल्यू है 100। आज इश्यू करेंगे तो आज का जो प्राइस है P0 वो है 105। फ्लोटेशन कॉस्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%। और जो डिबेंचर है वो 10% इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। लाइफ है 5 ईयर्स, 5 साल के लिए इश्यू कर रहे हैं। टैक्स रेट है 30%, करेक्ट। और रिडीमेबल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स जब हम रिडीम्ड करेंगे तो 115 रुपीज पे रिडीम्ड करेंगे, ठीक है। अब आइए जरा, अरे KDT कॉस्ट ऑफ डेट निकालना हो तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज इंटू 100। इंटरेस्ट बताओ 10% है ना इंटरेस्ट रेट, फेस वैल्यू पे लगता है तो 10 रुपीज आएगा। आफ्टर टैक्स करना है, टैक्स रेट है 30%। रिडीमेबल वैल्यू कितने पे रिडीम्ड होगा 115 नेट प्रोसीड आज देखो बेच को तो 105 में बेच सकते हैं, लेकिन इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट कट जाएगा ना, इश्यू कॉस्ट कट जाएगा ना, तो नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा। यहाँ पे नेट प्रोसीड निकालोगे तो 105 माइनस इश्यू कॉस्ट, कुछ ना बोले हमेशा फ्लोटेशन कॉस्ट तो किस पे अप्लाई करेंगे, जो प्राइस है जिसपे इश्यू करते हैं, तो 5% ऑफ 105। फ्लोटेशन कॉस्ट में होता क्या है, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह, जितने पे इश्यू करेगा उतने पे ही तो ब्रोकरेज लेगा, ठीक। तो ये आया 99.75, करेक्ट। नेट प्रोसीड तो मैं लिख दूं 99.75 डिवाइड बाई कितने साल के लिए इश्यू किया हमने 5 ईयर्स, होल डिवाइड बाई चलो जरा बताओ क्या आएगा 10.1, नीचे आएगा 115 प्लस 99.5 डिवाइड बाई 2 107.25 इंटू 100 9.42%, ठीक। एग्जाम्पल 2, एक एक पॉइंट गहराई से समझना, ठीक। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बच्चों को लगता तो आसान है, हाल ही में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा है बच्चों से कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। जब भी मुश्किल क्वेश्चन पूछता है थोड़ा भी ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछता है, बच्चे करके आते हैं, उन्हें लगता है हमने सही किया, पर एब्सोल्युटली नहीं होता है वैसे केस, बहुत बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। एक सेकेंड एग्जाम्पल लो, मान लो हमने यहाँ पे इश्यू किया था, मान लो ये है प्रेजेंट, आज का डेट, 5 ईयर्स बैक हमने डिबेंचर इश्यू किया था 5 साल पहले। फेस वैल्यू डिबेंचर का 100, इंटरेस्ट रेट वही 10%। मार्केट प्राइस उस समय जो इश्यू किया था, मार्केट प्राइस 105, फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, करेक्ट। आज का मार्केट प्राइस, आज जहां पे मैं खड़ा हूं, ये तो 5 साल पहले ही कहानी है, आज का मार्केट प्राइस है 1010, ठीक। 3 साल बाद और हम रिडीम कर देंगे, यानी कि जब इश्यू किया था ना, जब इश्यू किया था तो उससे 8 साल बाद हम रिडीम करने वाले होंगे, तभी तो मैं आज खड़ा हूं, तो अब 3 साल बाद रिडीम करेंगे क्योंकि 5 साल तो बीत गया। रिडीमेबल वैल्यू था 115, करेक्ट। अब कोई बोले कि आज मैं खड़ा हूं ना, आज कॉस्ट ऑफ डेट कितना है ऐसे डिबेंचर का, तो मैं कैसे निकालूंगा फिर देखो उस केस में जो एन होगा ना वो होगा ये रिमेनिंग लाइफ, क्योंकि मैं अब डिबेंचर यहां खड़े होके नहीं कॉस्ट निकाल रहा हूं इस डिबेंचर का,
ये निकाल रहा हूं, आज खड़ा हूं अगर इस स्टेज पे और इस डेटा को यूज करता हूं तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना आनी चाहिए, तो एन हो जाएगा रिमेनिंग लाइफ। और प्राइस जो नेट प्रोसीड के लिए यूज करेंगे ना, नेट प्रोसीड, वो ये प्राइस यूज नहीं करेंगे, आज की डेट में निकाल रहा हूं ना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, P0 यूज करेंगे। ये प्राइस जो मैंने लिया है P0 मतलब प्रेजेंट का प्राइस होता है, ठीक है, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो उस केस में कैसे निकलेगा, नेट प्रोसीड निकलेगा 110 माइनस 5%। बताओ फटाफट से कितना आएगा। प्राइस क्या ये यूज करेंगे, नहीं, आज मैं यहां खड़े होके कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं, तो KDT आएगा इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड। इंटरेस्ट तो वही, हर एक साल 10% के रेट से 10 रुपीज, टैक्स रेट 30, रिडीमेबल वैल्यू 115। नेट प्रोसीड बताइए, आज के प्राइस के हिसाब से नेट प्रोसीड, ठीक है, मान लेते हैं कि आज भी फ्लोटेशन कॉस्ट वही है 5%, तो क्या लगेगा 104.5। एन, एन मतलब रिमेनिंग लाइफ आगे कितना है 3, होल डिवाइड बाई, अब यही बच्चों से गड़बड़ी हो जाती है, क्वेश्चन ऐसे पूछा, उन्होंने यही प्राइस यूज करके निकाल दिया, गड़बड़ हो गया। ठीक, आपको ये नहीं पूछ रहा है जिस दिन इश्यू किया था उस दिन खड़े थे, उस दिन क्या प्राइस कॉस्ट ऑफ डिबेंचर था। ठीक, आपको ये बोल रहा है आज आप खड़े हो, ये स्थिति है, इस कॉस्ट का, ऐसे डिबेंचर का कॉस्ट क्या होगा आज के डेट पे, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो आपको आज की प्राइस यूज करके निकालना है। ठीक है, बताओ 115 माइनस 105, सॉरी 104.5 डिवाइड बाई 3 प्लस 7, तो ऊपर तो आएगा 10.5, यहाँ 115 प्लस 104.5, इसका एवरेज, ये आएगा। करेक्ट, समझ में आया क्या आपको। अब आते हैं YTM पे, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अप्रोक्सीमेशन मेथड, देखो ध्यान से। अब आते हैं एल्ड टिल मैच्योरिटी, जो सेकेंड मेथड है उसको बोलते हैं एल्ड टिल मैच्योरिटी, YTM। इसी को इसी को IRR मॉडल, या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल भी बोल सकता है। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ IRR मॉडल और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, इसलिए वर्ड मैंने यूज कर दिया, सेम ही कंसेप्ट आएगा कहाँ पे, कैपिटल बजटिंग में, तो उस समय याद दिलाऊंगा। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे इन्वेस्टर है जिसने डिबेंचर में पैसा लगाया होगा। ठीक, इसने इन्वेस्ट किया है, बदले में कंपनी उसको क्या देगी, हर एक साल इंटरेस्ट, और अंत में उसका रिडीमेबल वैल्यू। आज उसने क्या लगाया है, P0, जो भी प्राइस चल रहा है उतना पैसा दिया है कंपनी को, डिबेंचर जब इश्यू हुआ तो खरीद के। ठीक, और कंपनी हर एक साल इंटरेस्ट देगी, जब पीरियड खत्म हो जाएगा तो लास्ट में रिडीमेबल वैल्यू देगी, यही है। ठीक, अब देखो इस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, मान लो एग्जाम्पल ही ले लेता हूं मैं एक,
5 साल का एग्जाम्पल लेते हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, करेक्ट। आज आपको 80 रुपीज कंपनी को प्रोवाइड करना है, करेक्ट। हर एक साल आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 10 रुपीज डिवेंचर पे। ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, करेक्ट। तो इन्वेस्टर के पास से 80 रुपीज गया, हर एक साल उसको 10 रुपीज मिलेगा इंटरेस्ट, और लास्ट में 10 रुपीज इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, 100 प्रिंसिपल अमाउंट रिडीमेबल वैल्यू भी मिलेगा, करेक्ट। तो इसको अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो ना, कि कितना कमाया इस इन्वेस्टमेंट से, तो इसका तरीका है इसको निकालने का तरीका है आईआरआर मॉडल का, जो हम सीखने वाले हैं। पर इसके लिए एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट था, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे थे। सेमी उस कंपनी के लिए जो पे कर रही है कॉस्ट है, तो इसी मॉडल को कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में भी यूज कर सकते हैं। कंपनी के लिए कॉस्ट, इन्वेस्टर के लिए रिटर्न। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस ये कैपिटल बजटिंग में पढ़ेंगे तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो अब रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, ठीक। कि इतना मैं इनफ्लो आ रहा है मेरे को हर एक साल, और इतना आज मैंने दिया, तो नेट में कितना रिटर्न कमाया इस इन्वेस्टमेंट पे, इतने पैसे आ रहे, इतने गए, आज कितना रेट ऑफ रिटर्न कमाया मैंने इस इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पर यही कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैश फ्लो तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ कंपनी इमेजिन करोगे 1 2 3 4 अब कंपनी के लिए 80 रुपीज इनफ्लो हो जाएगा, इन्वेस्टर ने दिया तो कंपनी को मिला। कंपनी के लिए हर एक साल जो इंटरेस्ट है, इसको पॉजिटिव फिगर में ऐसे सर्कल बस मैंने किया है ये पॉजिटिव, कंपनी के लिए तो इनफ्लो है ना, हर एक साल जो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी वो आउटफ्लो हो गया, करेक्ट। लास्ट में रिडीमेबल वैल्यू भी पे करेगी, ये भी आउटफ्लो हो गया। तो सेम आउटफ्लो और इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू करके अगर एनपीवी निकाले दो रेटों पे, अभी मैं बताता हूं कैसे करना है आपको। तो वहां पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कंपनी के इन्वेस्टर के लिए रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, और वही जो कंपनी है उसके लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ठीक। लेकिन कंपनी के लिए एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या आपको, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये आफ्टर टैक्स लेना है, ठीक। वैसे तो इन्वेस्टर भी जब अपना इन्वेस्टमेंट करता होगा तो जो रिटर्न है, कमाई है, आफ्टर टैक्स लेता होगा, ठीक। यहाँ पे देखो, कंपनी के लिए आफ्टर टैक्स क्यों लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या करेगा, टैक्स सेविंग, करेक्ट। अब ये कैसे निकालते हैं, तो नोट करो, स्टेप 1, कैलकुलेट एनपीवी एट 2 रेट, कोई भी 2 रेट पे एनपीवी निकाल लो। एनपीवी का वैसे फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक। ये फॉर्मूला इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, कंपनी के हिसाब से देखोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो करेंगे। कंपनी के लिए तो कैश फ्लो जस्ट उल्टा है ना, ठीक। और फॉर्मूला लगा देंगे। आईआरआर बना है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से केडीटी लिखेंगे, करेक्ट। 2 रेट पे निकाले हैं ना, 2 रेट पे, तो लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाई एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। देखो, ये फॉर्मूला लिखा हूं मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार बोल रहा हूं, इसलिए एनपीवी लिख रहा हूं। इन्वेस्टर तो इवेल्युएट करता है अपने डिसीजन को एनपीवी के बेसिस पे, करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन देखें। आइए जरा, पहले तो ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी इश्यू 10,000 10% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ दिस मच ऑन, ये छोड़ो, ये आसान है, 3 नंबर पे आओ। अ कंपनी इश्यू 10,000 10% डिबेंचर 100 रुपीज फेस वैल्यू, तो इंटरेस्ट हो जाएगा
10% के हिसाब से 10 रुपीज एट पार टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/22। 1/4/12 में इश्यू किया था 1/4/22, यानी कि लाइफ कितना है 10 ईयर्स। कंपनी वांट टू नो कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्ट ऑन 17/4 यानी कि 5 साल बाद। देखो यहाँ पे इश्यू किया था, लेकिन हम खड़े कहाँ पे हैं, और यहाँ पे हमें पता करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें प्राइस इस दिन का चाहिए, ये मैंने बताया। लाइफ ये चाहिए, रिमेनिंग 5 ईयर। 10 ईयर नहीं लोगे, 10 साल के लिए इश्यू किया था, लेकिन यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। यहाँ का प्राइस बताओ, व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 80, ये प्राइस कितना है 80 रुपीज। टैक्स रेट कितना है 35%। बताइए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो के डी टी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 - टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। जब तक ना बोले आपको वाईटीएम मेथड से करो, वाईटीएम मेथड से नहीं करना, अप्रोक्सीमेशन मेथड से करना है। वाईटीएम मेथड के लिए बोलेगा कि एल टिल मैच्योरिटी मेथड से करिए, आईआरआर मॉडल से करिए, तब आपको यूज करना है। बताओ इंटरेस्ट कितना है 10, 1 - 0.35 टैक्स रेट, रिडीमेबल वैल्यू दे रखा है क्या कहीं टू बी मैच्योर्ड ऑन दिस मच, वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर व्हेन मार्केट प्राइस दिस, नहीं दे रखा, तो 100 रुपीज में ही रिडीम्ड होगा पार पे। -80 डिवाइड बाई कितने साल रिमेनिंग है 5, 100 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। बताओ जरा। ये आ रहा है 11.67%। ठीक है, चलिए ठीक है, आओ जरा नोट्स पे आओ। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बुक में ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं, एग्जांपल से ही कर लेते हैं। ठीक, मान लो हमने डिबेंचर इशू किया, फेस वैल्यू है 100, इंटरेस्ट रेट है 10%, टैक्स है 30%, आज प्राइस है 80 रुपीज, जो लाइफ है वो 5 ईयर्स है। करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हर एक साल आज कंपनी को 100 रुपया तो मिलेंगे, 80 रुपीज तो मिलेंगे, जो प्राइस है इतने पे इशू हुआ है तो। करेक्ट, इसको 35% कर लो। लेकिन हर एक साल कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कितना, वैसे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 10 रुपीज के हिसाब से 10, लेकिन आफ्टर टैक्स लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो इतना पे करना पड़ रहा है, टैक्स भी तो बच रहा है उस पे। तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स करोगे, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स करोगे तो कितना आएगा 10, 1 माइनस ये 6.5। आफ्टर टैक्स का लॉजिक समझ में आया, इंटरेस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स लेना है। और लास्ट में 100 रुपीज रिडीमेबल वैल्यू भी तो, जो फेस कुछ ना बोले तो हमेशा फेस वैल्यू पे रिडीम्ड होगा। करेक्ट, अब कंपनी के हिसाब से देखोगे तो ये सारे आउटफ्लो है और ये इनफ्लो है। इन्वेस्टर के हिसाब से देखोगे तो ये इनफ्लो है और सारे ये आउटफ्लो है और सारे इनफ्लो है। मैंने बोला जो आईआरआर मॉडल है वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप है, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करके हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे बताओ, दो रेट ले लो, मान लो एट 10% एनपीवी निकालते हैं। ठीक, वैसे एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो करनी पड़ेगी। करेक्ट, कैसे निकलेगा, तो हर एक साल देखो 6.5 मिल रहा है इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 10%, 5 ईयर्स,
एक सेमी अमाउंट हर एक साल मिलता है तो उनको जोड़ के एन्युटी फैक्टर से इंटू करोगे, उनको सॉरी जोड़ के बोल रहा हूँ, उनको सीधा एन्युटी फैक्टर से इंटू करोगे। एन्युटी फैक्टर मतलब हर एक ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सम टोटल है, तो सीधा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये तो 5वें साल के एंड में मिल रहा है, तो इसको किससे करनी पड़ेगी? 5वें साल के एंड में जो फैक्टर है, 5 साल के एन्युटी फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जिसको बोलते हैं, ये देखो एन्युटी फैक्टर है, यानी कि 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जुड़ा हुआ, क्योंकि सेमी कैश फ्लो आ रहे थे 5 साल, ठीक। और ये क्या है? सिर्फ 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कि 5वें साल में कोई कैश फ्लो है उसको प्रेजेंट वैल्यू करना हो तो, ठीक है। माइनस, ये तो प्रेजेंट वैल्यू आ गया, माइनस 80 करोगे। अब देखो 6.5 इंटू प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कैलकुलेटर में फॉर्मूला है 1/1 + r, ठीक है, समझ में आ रहा है? 1/1 + r कहने का मतलब, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का निकालना हो तो 1/1 + r⁴ GT, ग्रैंड टोटल। कैलकुलेटर में एक GT बटन होता है, ठीक है। 5 साल का जोड़ना हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा 10% रेट है ना, तो 1/1 + r डिवाइड बाई 1.1 हो जाएगा। देखो 10 प्लस के हिसाब से कितना आएगा? 1/1 + 0.1, ठीक, ये आया। तो कितना आएगा इज इक्वल टू करोगे तो ये 0.909। ये क्या है? पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। मुझे 5 साल का चाहिए ना एन्युटी फैक्टर, मैंने क्या बोला? जितने साल का चाहिए उतने साल का कर लो और GT बटन दबा दो। ये तो 1 साल का है, इज इक्वल टू दबाऊंगा तो दूसरे साल का आएगा, 0.826 आया। इज इक्वल टू एक बार और दबाऊंगा तो तीसरे साल का आएगा 0.751। इज इक्वल टू एक बार और दबाऊंगा तो चौथे साल का आएगा 0.8683। इज इक्वल टू दबाऊंगा तो 5वें साल का आएगा 0.621। यानी कि 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू है 0.621, राउंड ऑफ कर दिया। अब 5 साल का जोड़ के निकालना हो तो मैंने 5 साल का अभी कैलकुलेटर पे चलाया है ना, GT बटन दबा दूंगा तो आ जाएगा। ये आ रहा है 3.79। और GT बटन कौन सा है? यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा, ये AC के ऊपर GT लिखा हुआ है, GT बटन, ठीक। ऐसे निकाला मैंने 3.791 + 100 इंटू 0.621 माइनस 80। अब करिए। वैसे मैं आपको बता दूं, हमेशा एग्जाम में आपको एन्युटी फैक्टर भी एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक। सिक्स 6.74 आ रहा है, ठीक है। एक कोई दूसरे रेट पे भी निकाल लो, मान लो एट 15% मैंने निकाल लिया, करेक्ट। NPV बताइए 6.5 इंटू, ये तो हर एक साल आ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से इंटू करनी पड़ेगी, ठीक। 15% का 5 साल के लिए, और जो 100 लास्ट में आएगा 5वें साल के एंड में, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करना पड़ेगा, और घटा देंगे 80 तो NPV आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे देखो लॉजिकली मैं बोलूँ ना तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन कैपिटल बजटिंग में भी है, कैपिटल बजटिंग में ही है, ठीक। बट यहाँ पे ये मेथड से भी क्वेश्चन पूछते रहता है तो यहीं पे एक्सप्लेन करना जरूरी है। कैपिटल बजटिंग में जब डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको सब समझ में आएगा, मैं इसीलिए टेबुलर फॉर्मेट को यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बताइए 15% का निकालना हो तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए 1/1 + r होता है, जो कि जिस साल का भी निकालना हो n कर देना, उतने साल के लिए इज इक्वल टू 1/1 पॉइंट, ये आएगा। अब बताओ 5 साल का मुझे निकालना है ना, तो 5 बार करना पड़ेगा 2⁵ देखो 1/1.15 इज इक्वल टू करूंगा तो 1 साल का आया,
इज इक्वल टू 2 साल, इज इक्वल टू 3 साल, इज इक्वल टू 4 साल, इज इक्वल टू 5 साल। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5th ईयर का कितना है? अब 5 साल का जोड़ना हो तो 5 साल का अभी अभी मैंने किया है ना, कैलकुलेटर पे जीटी बटन दबा दूंगा तो ग्रैंड टोटल जो भी किया है मैंने उसका टोटल बता देगा। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ये आ रहा है, बताओ। ये निगेटिव आ रहा है, करेक्ट। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप में मैंने क्या लिखा है? कैलकुलेट एनपीबी एट टू रेट, 2 रेट पे एनपीबी मैंने निकाल लिया, ठीक। वैसे एनपीबी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, पर कंपनी के लिए तो जस्ट उल्टा सोचना पड़ेगा, तो आउटफ्लो में से इनफ्लो घटाया मैंने, इन्वेस्टर के लिए इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होता, ठीक। और ये रेट लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है? इन्वेस्टर के लिए आईआरआर बोलते हैं, कंपनी के लिए तो हम कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे हैं। फॉर्मूला है लोअर रेट प्लस एनपीबी एट लोअर रेट डिवाइड बाई एनपीबी एट लोअर रेट माइनस एनपीबी एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। 10% मैंने लोअर रेट लिया है, एनपीबी एट लोअर रेट पे एनपीबी कितना है? 6.74। एनपीबी एट लोअर रेट 6.74 माइनस एनपीबी एट हायर रेट, ये खुद माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8.51 इनटू हायर रेट 15% लिया है, और लोअर रेट कितना लिया है बताओ? 12%। ये 15% है, सॉरी 10%। कितना आएगा? तो 10% तो है ही, इधर देखो 6.74 प्लस 8.51, ये नीचे में है। तो ये आ रहा है 10% प्लस 2.2%, 12.2%। ठीक है, ये आएगा कॉस्ट अपडेट वाईटीएम मेथड से। दो ही स्टेप में करना है, दो किसी भी रेट पे। एग्जाम में 2 रेट देगा आपको एग्जामिनर, और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी देगा। यहाँ तो मैंने खुद ही से एज्यूम कर लिया 10% 15%, ठीक है। हमेशा जब एजम्पशन लेना हो कौन सा रेट एज्यूम करना चाहिए? एक रेट से एनपीवी पॉजिटिव और एक रेट से निगेटिव आए, वो ज्यादा एक्यूरेट देता है, ठीक। यानी कि दोनों रेट, एक ज्यादा हो एक कम हो, उसके बीच का आंसर आना चाहिए। देखो ये 10 था, ये 15 लिया मैंने और बीच का आंसर 12.2 आया। हमेशा जो आंसर आता है एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं आता। एग्जैक्ट एक्यूरेट तो तब आएगा ना जब आप क्या करोगे, ये जो रेट एज्यूम कर रहे हो ये एकदम आसपास का करोगे, तो थोड़ी पॉइंट में फर्क पड़ता है एग्जैक्ट एक्यूरेट से, ठीक है। 2 रेट पे एनपीवी निकाल दोगे। एनपीवी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, पर ये एनपीवी तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। आउटफ्लो में क्या? हर एक साल का इंटरेस्ट, रात में रिडीमेबल वैल्यू। इनफ्लो में क्या? आज जो बेच के प्राइस आ रहा है वो, ठीक। और ये फॉर्मूला लगा देंगे। चलो, रिडीमेबल वैल्यू, नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट लिखो। रिडीमेबल वैल्यू इफ डिबेंचर हैज कन्वर्जन ऑप्शन। डिबेंचर का अगर मान लो यहाँ पे हमने डिबेंचर इश्यू किया एंड 5 ईयर्स है, और यहाँ पे ऑप्शन है डिबेंचर होल्डर के पास, ताकि कैश में रिडीम्ड कर ले, रिडीमेबल वैल्यू अपना ले जाए, पैसा ले, या फिर इक्विटी में कन्वर्ट कर ले।
करेक्ट। उस केस में एक इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर देखेगा कि कैश में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं कि ज्यादा का शेयर मिल रहा है। अगर शेयर मान लो कैश में आपको 110 मिला और जो शेयर मिल रहे हैं वो 115 का प्राइस का है, तो हमेशा इन्वेस्टर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेगा? इक्विटी वाला। क्यों? अरे कोई दिक्कत नहीं, आपको शेयर नहीं रखना, 1 से 15 रुपए का शेयर लो, 1 से 15 रुपए में बिक रहा है, किसी और को बेच दो। ये 1 से 10 रुपया लेने से बढ़िया है 1 से 15 रुपया आपको मिल जाएगा। ठीक, जब ये इक्विटी 1 से 15 रुपए में बिक रहा है, ठीक, तो हमें क्या होना चाहिए? 1 से 15 का इक्विटी ऑप्शन लेना चाहिए। कैसे निकलेगा ये? तो उस केस में रिडीमेबल वैल्यू होता है विल बी हायर ऑफ ठीक, हायर ऑफ एक नंबर कैश रिडीमेबल वैल्यू। कैश में कितना मिल रहा है? दूसरा इक्विटी कन्वर्जन वैल्यू। इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो कितने वैल्यू का इक्विटी मिलेगा अपने को? दोनों में से जो ज्यादा हो वही इन्वेस्टर सिलेक्ट करेगा। तो जितना सिलेक्ट करेगा उतना ही कंपनी के लिए क्या हुआ? उस डिबेंचर का रिडीमेबल वैल्यू हुआ। करेक्ट। एग्जांपल लीजिए, मान लेते हैं अ कंपनी इश्यू 10% डिबेंचर having face value 100 with maturity period 5 years। अब बोल रहा है डिबेंचर होल्डर या फिर इसी में लिख लो रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम एंड डिबेंचर होल्डर हैज ऑप्शन टू convert into equity shares in रेशियो 1:5, यानी कि एक डिबेंचर के बदले 5 शेयर मिलेगा। ठीक, प्राइस ऑफ शेयर एट टाइम ऑफ रिडीम्पशन will be 28 rupees। प्राइस ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ रिडीम्पशन विल बी 28 रुपीज। जरा देखना, अगर हम रिडीमेबल वैल्यू निकालें, जितना इन्वेस्टर सिलेक्ट करेंगे जो ऑप्शन, वही होगा कंपनी के लिए रिडीमेबल वैल्यू। इन्वेस्टर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? जिसमें उनको ज्यादा मिले। ठीक, अगर हम बोले कैश रिडीम्पशन वैल्यू, कैश में उनको कितना मिलेगा? 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पे रिडीम्ड होने वाला है, 1 से 10 रुपया अंत में लेके जा सकते हैं वो लोग, या फिर शेयर ले सकते हैं, इक्विटी शेयर कन्वर्जन वैल्यू। बताओ, एक डिबेंचर के बदले कितना? 5 शेयर मिलेगा और हर एक शेयर 28 रुपए का है, तो 28 × 5 140 का शेयर मिला। बताओ, 140 रुपए का बराबर का 5 शेयर मिलेंगे, वो लोगे कि 110 रुपीज कैश में लोगे? ऑब्वियसली ये लोगे आप। क्यों? ये लोगे किसी और को बेच दोगे, 140 में 30 रुपया फायदा हो जाएगा। करेक्ट, एक डिबेंचर पे है ये। ठीक, तो जो हायर होगा यही होगा रिडीमेबल वैल्यू। देयरफॉर रिडीमेबल वैल्यू
वैल्यू रिडीमेबल वैल्यू विल बी करेक्ट। रिडीमेबल वैल्यू कितना होगा 140। कैसे निकला है ये इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन, तो ये निकला है 1 डिबेंचर इनटू कन्वर्जन रेशियो। एक डिबेंचर में कितना शेयर मिला था 5, तो 1 इंटू 5 आएगा, इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट टाइम ऑफ रिडीम्शन। आज का मार्केट प्राइस नहीं, जिस दिन रिडीम्ड हो रहा है उस दिन शेयर कितने में बिक रहा है। ठीक है, यही गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन आज का भी मार्केट प्राइस शेयर का दे देगा और आप इंटू कर दोगे आज के मार्केट प्राइस से, हो गई मिस्टेक। ठीक, किस दिन का मार्केट प्राइस से इंटू करना है, जिस दिन आपको बताइए शेयर मिल रहा है उस दिन शेयर का वैल्यू क्या है। इतना समझ में आया। दो छोटे छोटे कंसेप्ट है डिबेंचर में, ये हम बाद में पढ़ेंगे। क्या, अगर जेडसी भी हुआ, जीरो कूपन बॉन्ड, उस केस में केडीटी कैसे निकाले, इसकी अभी जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा भी नहीं, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, लास्ट में इसको कराऊंगा। ठीक है, और दूसरा अगर सिंकिंग फंड का केस हो, या फिर सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है, पार्टली रिडिम्पशन इच ईयर। ठीक है, अगर सिंकिंग फंड का केस हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम डिबेंचर इश्यू करके 1000 लेके आए, करेक्ट, हर एक साल हम 3 साल के लिए। अब एक तो तरीका है सीधा ईयर 1, 2 और 3 तीसरे साल के एंड में रिडीम्ड करें, दूसरा तरीका है हर एक साल आप रिडीम्ड कर दो। ठीक, फॉर एग्जांपल इस साल 200 रिडीम्ड कर दिया, इस साल 300 रिडीम्ड कर दिया, 500 रिडीम्ड हो चुके और लास्ट में 500 रिडीम्ड किया। तो उस केस में पता है इंटरेस्ट किस पे लगता है, इंटरेस्ट हमेशा लगता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। बताइए पहले साल के एंड में ये तो 1000 रुपए का डिबेंचर है, इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 1000 पे। अब पहले साल के एंड में 1000 तो 200 तो रिडीम्ड हो गया, तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट किस पे लगेगा, सिर्फ 800 पे। थर्ड ईयर में देखो 300 और रिडीम्ड हो गया तो 500 रिडीम्ड हो गया, बस 500 बराबर का डिबेंचर रह रहा है, तो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट किस पे लगेगा, सिर्फ आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो 500 है उस पे। करेक्ट, सिंकिंग फंड के केस में जहां पार्टली डिबेंचर रिडीम्ड होते रहते हैं, ठीक, रिडीम्शन वैल्यू भी आएगा हर एक साल कुछ ना कुछ, साथ ही में इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगेगा, जितना रिडीम्ड कर दिया उस पे तो नहीं लगेगा, पहले साल में पूरे पे ही लगता है क्योंकि अभी अभी पैसा लेके आए। सेकेंड ईयर में जितना फर्स्ट ईयर के एंड में डिबेंचर रिडीम्ड कर दिया, जितने वैल्यू का उतना छोड़ के बचे हुए बैलेंस पे लगेगा। ठीक, ये याद रखना। अब जरा आते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है डिबेंचर से रिलेटेड। क्या कंसेप्ट है, बॉन्ड वैल्यूएशन, या फिर एक काम करते हैं इसको थोड़ा देर में लेते हैं, काफी स्लो हो गया लेक्चर, थोड़ा कंसेप्ट लिखाता हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे आते हैं। और तीसरा चलो इसी में ऐड कर देता हूँ। 3 कंसेप्ट थोड़े देर के लिए हम होल्ड पे रखे हैं। एक तो जेडसीबी के केस में, जीरो कूपन बॉन्ड के केस में केडीटी क्या होगा, सिंकिंग फंड के केस में क्या होगा, सिंकिंग फंड के केस में नहीं पूछेगा आपके केस में, लेकिन पूछ क्या सकता है, बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन आया था मई 2023 या समथिंग में, बॉन्ड वैल्यूएशन के ऊपर। ठीक है, देखेंगे। आगे बढ़े, सेकेंड टॉपिक है अपना प्रीफरेंस शेयर होल्डर। इतना पढ़ लिया ना डिबेंचर, अब तो सब हवा हवाई है।
प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें भी दो केस हो सकते हैं, एक इरिडीमेबल, दूसरा रिडीमेबल। करो फटाफट से, ठीक है। अच्छा चलो, ये जो टॉपिक है ना, एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे करा देता हूँ इससे पहले, बॉन्ड वैल्यूएशन वाली, उससे रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं, ये टॉपिक आगे बढ़ जाएगा। बॉन्ड वैल्यूएशन, किसी भी बॉन्ड या डिबेंचर की वैल्यूएशन पूछे तो कैसे करेंगे, बहुत डिटेल में बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर है फाइनल में, जो फाइनल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, पूरी बॉन्ड वैल्यूएशन की राम कहानी है। यहाँ पे उतना नहीं पढ़ना, अब छोटा सा क्वेश्चन है, पूछने को तो पूछ सकता है, लेकिन हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। टॉपिक लेते हैं क्या, बॉन्ड वैल्यूएशन। किसी भी एसेट का अगर प्राइस निकालना हो ना, किसी भी एसेट का, तो पता है इसको निकालने का तरीका क्या है, उस एसेट से जितना भी इनफ्लो आने वाला है ना, उस एसेट से जितना भी इनफ्लो आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो, तो उस एसेट का प्राइस आ जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मान लो मैंने एक एसेट लिया, करेक्ट, इससे इनफ्लो आएगा हर एक साल 100 इतना कमाऊंगा, और लास्ट लास्ट में एसेट बेच के 1000 आएगा। इस एसेट का आज का कितना मार्केट प्राइस चल रहा होगा ये निकालना हो ना, मुझे कुछ नहीं करना, जितने भी इससे आने वाली इनफ्लो है ना, उनका प्रेजेंट वैल्यू कर दोगे ना, तो एसेट की प्राइस बताते हैं, करेक्ट। एसेट का प्राइस निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उससे आने वाले जितने भी कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए, वो एसेट का प्राइस बता देगा, करेक्ट। सिमिलरली अगर बॉन्ड का प्राइस या डिबेंचर का प्राइस निकालना हो तो यहाँ पे देखो, ये इंसान है, ठीक, इसको डिबेंचर में पैसे लगाने हैं, इसको ये पता करना है डिबेंचर का प्राइस क्या होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, इससे आने वाले, मान लो आज 1000 रुपीज, छोड़ो 1000 एग्जाम्पल में मत लो कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर हम डिबेंचर में एक इन्वेस्ट करते हैं जहां से हर एक साल 100 इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, और लास्ट के साल में 1000 रिडीम्सन वैल्यू भी आएगा, करेक्ट। आज वो डिबेंचर का प्राइस निकालना हो या बॉन्ड का प्राइस निकालना हो तो कैसे निकलेगा, जितने भी इनफ्लो आने वाले हैं उस बॉन्ड से, उस सारे इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कर दोगे तो बॉन्ड का प्राइस आ जाएगा। ये हर एक एसेट पे लागू होता है, किसी भी एसेट का प्राइस पता करना हो तो कैसे होगा, उस एसेट से जनरेट होने वाली जितनी भी इनफ्लो है उनका प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, ठीक। अब डिस्काउंट रेट क्या होना चाहिए, तो बॉन्ड वैल्यूएशन में दो कंसेप्ट आते हैं, एक प्राइस ऑफ बॉन्ड और दूसरा इंट्रेंसिक वैल्यू, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना। डिस्काउंट रेट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, फाइनल में पढ़ेंगे डिस्काउंट रेट क्या होना चाहिए इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए और प्राइस के लिए, यहाँ पे नहीं है तो मुझे इतनी डिटेल में पढ़ा के भी कोई फायदा नहीं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। डिस्काउंट रेट हमेशा दिया रहेगा, यानी किस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ये दिया रहेगा, ठीक। कैसे निकालेंगे, किसी भी बॉन्ड या डिबेंचर का प्राइस निकालना हो तो उससे आने वाली जितने भी इनफ्लो है सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए, सिंपल। आओ जरा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। RIL is proposing to sell a 5-year bond of rupees 5000, ठीक है, at 8% interest rate, the amount will be amortized equally over its life। 5000 फेस वैल्यू का बॉन्ड हम सेल करना चाहते हैं, 8% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन हर एक साल एमोटाइज होते रहेगा, यानी कि सीधा 5 साल बाद रिडीम नहीं करेंगे, हर एक साल इक्वली, यानी कि 5000 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा 1000, हर एक साल 1000 रिडीम्ड करते रहेंगे, तो उस केस में इंटरेस्ट तो बैलेंसिंग अमाउंट पे लगेगा जितना रिडीम्ड नहीं हुआ है, ठीक। कह रहा है कैलकुलेट बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू, बॉन्ड का आज का प्रेजेंट वैल्यू बताइए, बॉन्ड का प्राइस बताइए, ठीक। इफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ये डिस्काउंट रेट है 6%, तो बॉन्ड का कैश फ्लो निकालते हैं,
प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, वही होगा बॉन्ड प्राइस। ठीक, अगर मैं देखूं इस केस में ईयर 1 2 3 4 5 राइट, यहाँ पे होता है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, कैश फ्लो। देखना, पहले साल में हर एक साल हम लोग 1000 रिडीम्ड करेंगे। क्यों? 5000 को 5 साल में रिडीम्ड करना है, तो 1000 रिडीम्ड करनी पड़ेगी। पहले साल में इंटरेस्ट कैसे लगेगा, अब ध्यान से सुनना जरा। 5000 रुपया लेके आ रहे, करेक्ट। यहाँ पे 1000 उसमें से रिडीम्ड कर देंगे, फिर 1000 करेंगे, फिर 1000 करेंगे। अब देखो पहले साल में तो पूरे ही 5000 पे ब्याज लगेगा, क्योंकि 1000 तो रिडीम्ड किया आपने एक साल बाद, तो पूरे 5000 पे ब्याज लगेगा। सेकेंड ईयर में 1000 रिडीम्ड हो गया, तो कितने पे लगेगा आउटस्टैंडिंग? 4000 पे, करेक्ट। तो 8% इंटरेस्ट रेट, 5000 का 8%, पहले साल में पूरे ही, ये थोड़ा सा स्पेस बना लो यहाँ पे, कैश फ्लो। ठीक, दूसरे साल में 1000 तो पहले साल के एंड में रिडीम्ड हो गया, तो कितना बचा होगा? 4000 पे लगेगा, फिर 3000 पे लगेगा, फिर 2000 पे लगेगा। लास्ट ईयर में तो 1000 होगा ना, जो साल के एंड में रिडीम्ड हो जाएगा लास्ट ईयर में, तो 1000 पे लगेगा। कैश फ्लो बताइए, 1000 प्लस 400, 1400, 1320, 1240, 1160, ये प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो फैक्टर दिया नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6% के रेट से हम लिख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 6%, और फैक्टर को इनटू कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। क्या सीधा जोड़ के एन्युटी फैक्टर से कर सकते हैं? नहीं, हर एक साल का कैश फ्लो अलग है। जब हर एक साल का सेमी कैश फ्लो है तो एन्युटी फैक्टर से इनटू कर सकते हैं। कैसे निकलेगा 6%? मैंने आपको बताया 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू डी पावर एन। अब देखिए 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.06, 1 डिवाइड बाई 1.06, ठीक है, करो 1 डिवाइड बाई 1.06 इज इक्वल टू करोगे तो ये पहले साल का आएगा, 3 डिजिट ले लेना 943, या 4 डिजिट ले लो ठीक, और इसमें इंटू कर दोगे 1400, तो ये आ जाएगा 1320.75। सिमिलरली दूसरे साल का फैक्टर निकालना हो तो 1 डिवाइड बाई 1.06 इज इक्वल टू दो बार इज इक्वल टू करनी पड़ेगी, तो ये आएगा 0.88 9 कर लो, कोई नहीं, ठीक है, इनटू उसके बाद 1 डिवाइड बाई 1.06 तीसरे साल का है, 3 बार इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक। अगला देखो 1 डिवाइड बाई 1.06 4 बार इज इक्वल टू, देखो ये जो फैक्टर है ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये हमेशा आपके एग्जाम में देगा, क्वेश्चन में नहीं दिया तो मैं करवा रहा हूँ, और जो एग्जाम में देगा आपको वो यूज करना है, कैलकुलेटर से नहीं निकालना है। लास्ट के लिए 1 डिवाइड बाई 1.06 5 साल के लिए ठीक है, थोड़ा सा राउंड अप का फर्क आएगा क्योंकि मैंने सीधा ही इंटू कर दिया।
ये आ रहा है 5262.53, ठीक है। थोड़ा सा राउंड अप का फर्क आएगा, यहाँ पे पॉइंट में फर्क आ रहा है क्योंकि डिजिट राउंड अप में कितना ले रहे हैं इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर पे। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का अगर निकालना हो तो इसमें भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक इरिडीमेबल। लॉजिक मत लगाना कि सर इरिडीमेबल इश्यू करना लॉ अलाउ नहीं करता या करता है, वो सब मुझे नहीं पता, वो लॉ में करता होगा, ठीक। लॉ का लॉजिक भूल जाओ, यहाँ पे आप फाइनेंस पढ़ रहे हो। चलिए दो केस हो सकता है, सिर्फ अगर प्रीफरेंस डिविडेंड रेट दिया हो तो कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कितना हो जाएगा, जो भी प्रीफरेंस डिविडेंड का रेट होगा। इसको आफ्टर टैक्स करोगे, नहीं। प्रीफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पे होता है, इस पे कोई टैक्स सेविंग नहीं होती, कमा के टैक्स भर के जो बच जाएगा उसमें से पे करना है। इसको पीएल में एज एक्सपेंस तो चार्ज कर ही नहीं सकते। अच्छा, जब प्राइस दिया हो तो उस केस में P0 वहां पे क्या था, सॉरी प्रीफरेंस डिविडेंड PD, वहां पे क्या था, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स करते थे, यहाँ पे प्रीफरेंस डिविडेंड है, डिवाइड में करते थे नेट प्रोसीड, फ्लोटेशन कस्ट ना हो तो P0 इंटू 100। देखो इंटरेस्ट का याद है, आप खुद ही कर सकते हो, इंटरेस्ट में बस इंटरेस्ट रेट आफ्टर टैक्स करते थे, यहाँ आफ्टर टैक्स नहीं करना है। यहाँ पे इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स करते थे, नीचे तो यही लिखते थे डिबेंचर का जो भी नेट प्रोसीड हो, यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का नेट प्रोसीड प्रीफरेंस शेयर का ये लेना है, ठीक। इरिडीमेबल है तो इसको भी दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक वाईटीएम मॉडल और दूसरा अप्रोक्सीमेशन मॉडल। अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाले तो कैसे निकलेगा, प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस, अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है तो वो, वैसे आज के डेट में कंपनी नहीं, आई थिंक शेयर होल्डर को पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर कंपनी पे कर रही है, क्वेश्चन में बोले कि इतना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए तो कॉस्ट प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस कोई टैक्सेस पे करना है उस पर, वो भी वहां पे जो भी करते थे इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, यहाँ तो नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड इंटू 100। सिम डिबेंचर के याद करो, वहीं से मॉडिफाई करके लिख लो ठीक। वाईटीएम मेथड से कैसे निकालते हैं, तो एनपीबी एट टू रेट, दो रेट पे एनपीबी निकाल लेंगे। वैसे एनपीबी होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो करेंगे। इनफ्लो में नेट प्रोसीड होता है, आउटफ्लो में क्या क्या, जो भी प्रीफरेंस डिविडेंड पे करेंगे और लास्ट में रिडीमेबल वैल्यू पे करेंगे, ठीक। और वाईटीएम से जो कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर आएगा वो कैसे आएगा, लोअर रेट प्लस ठीक, ये फॉर्मूला लगा देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का तो ऐसे ही आपको समझ में आएगा आपने डिबेंचर पढ़ लिया तो प्रेफरेंस आराम से हो जाएगा, ठीक। चलिए तीसरा है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, एक काम करना, इतना जितना पढ़ाया हूँ अच्छे से रिवाइज करके आओ, चैप्टर में थोड़ी सी स्टार्टिंग में जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये आपको क्लियर करनी है। जिस बच्चे को कंसेप्ट स्पेसिफिक कॉस्ट का क्लियर हो गया, वेटेड एवरेज कुछ नहीं होता, बस वेटेड एवरेज करना होता है। सारा जो डिफिकल्टी है ना, वो इनिशियल जो स्पेसिफिक कॉस्ट पड़ रहे हैं, डिबेंचर का बॉन्ड का कैसे, प्रीफरेंस शेयर का कैसे, इक्विटी का कैसे, रिटेन अर्निंग का कैसा, सारा डिस्कशन एंड लॉजिक इसी में है, ठीक। तो इसको आपको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में इक्विटी और रिटेन अर्निंग का देखेंगे एंड क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तब तक आपको लॉजिकली एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके आना है जो मैंने पढ़ाया, ठीक।
मैंने आपको बताया जेडसीबी का जीरो फन बंड का भी एक क्वेश्चन है, उसका भी हम देखेंगे, लास्ट में देख लेंगे, छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है बस। ठीक, तब तक आपका फाउंडेशन में इतना तगड़ा बना देता हूँ कि जेडसीबी आपको कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक, चलो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल आप लोगों को एंजॉय करके पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर नए हो बच्चे तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक, और जो बच्चे ने बोला था कैपिटल बजटिंग के लिए, बहुत जल्द मैं कैपिटल बजटिंग कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।